हेलो बच्चों। तो आज फिर से शुरुआत करते हैं और प्रीवियस लेक्चर को ही हम कंटिन्यू करेंगे। मतलब प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ाई की उसी को हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है। अगर मैं प्रीवियस लेक्चर तक की बात करूं तो मैंने आपको क्या क्या करा दिया है, क्या क्या एप्लीकेशंस करा दिए, उन पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहली बात, हमने चार्ज यानी आवेश के बारे में जानकारी कलेक्ट की। यानी आवेश के बारे में जाना, उसके गुणधर्म के बारे में जाना, किसी वस्तु को हम आवेशित कब कहेंगे ये जानकारी कलेक्ट की। विद्युत बल क्या होता है, कूलॉम के नियम के बारे में जानकारी कलेक्ट की। उसके बाद कूलॉम के नियम पे आधारित हमने देखा कि यार अगर कभी आपको दिशा की बात करनी पड़ जाए, यानी बलों की दिशा की बात करनी पड़ जाए, उसके लिए हमने सीखा क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। और इसके अलावा वेक्टर प्रेजेंटेशन मतलब सदिश निरूपण। देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित कुछ एप्लीकेशंस। लाइक एक बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक रिंग की वजह से, या फिर अगर आपके पास एक सर्कुलर अरेंजमेंट में आवेश रखा हुआ है, वृत्तीय अरेंजमेंट में आवेश रखा हुआ है, तो उसकी एक्सेस पे, उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। किसी सेमी सर्कुलर रिंग यानी अर्धवृत्त आवेश, यानी अर्धवृत्त के फॉर्म में आवेश अरेंज है, तब उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। एक आर्क है, आर्क की वजह से उसके केंद्र की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। उसके बाद इनफाइनाइट लेंथ, या फिर आप बोल सकते हो एक लंबाई की वजह से, अगर लीनियर अरेंजमेंट ऑफ आवेश है, या फिर बोल सकते हो रेखी अरेंजमेंट है आवेश का, तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये सारी बातें आज मैं थोड़ा सा थॉट पे डिफरेंट जाने वाला, और क्या क्या बातें मैं आज आपसे करूंगा उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा बेटा विद्युत बल रेखाओं की संख्या की गणना की। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को यह बोलते हैं कि धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी बाहर की तरफ जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो बच्चों के मन में आता है कि यार सर ये विजुअलिटी तो है नहीं, आपने तो बता दिया लेकिन मुझे समझ तो आया नहीं, उसका विजुअलाइज तो हम कर नहीं पाए, उसके बारे में हम कुछ ऐसा तो जान नहीं पाए कि यार हमें दिखे। जैसे मैं कहीं पे कोई आवेश रख दूं तो मुझे चारों तरफ वो बल रेखाएं प्रतीत तो होनी चाहिए, मैं फील तो कर पाऊं उसे। ठीक है, तो मैं फील भी कराने वाला हूं उन रेखाओं को, उन रेखाओं को मैं फील कराने वाला हूं। उसी पे आधारित आज जो मैं चर्चा आपसे करूंगा वो बता देता हूं एक बार। पहली बात, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी आवेश से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, फिर निकलती हुई प्रतीत हो रही है, उसकी संख्या की गणना। मतलब विद्युत फ्लक्स के बारे में, विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मतलब यहां पे केवल और केवल विद्युत बल रेखाओं की संख्या की गणना से। इसी पे आधारित एक एप्लीकेशन आता है, या फिर एक कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिलेगा, वो होगा बेटा क्या, गॉस थ्योरम, या फिर आप उसे गॉस का प्रमेय भी कहते हैं। गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। ठीक है, गॉस का प्रमेय हमारे लिए फर्दर हेल्पफुल होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में। आप कहोगे सर हम एक ट्रेडिशनल मेथड तो जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का, जैसे एक बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो जिस बिंदु पर आपको क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती थी वहां पे आप एक आवेश को लेके आते थे जिसको आप टेस्ट चार्ज कहते थे, जिसपे आप टेस्ट करने वाले हो। फिर आप उस बल की गणना करते थे और फिर बल बटा आवेश यानी जिस चार्ज को आप लेके आए उससे अगर बल को डिवाइड कर दिया जाए तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता चल जाता था। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड आपको पता है, मैंने रिंग वाले केस में भी क्या किया था, एक बिंदु आवेश माना था और उस बिंदु आवेश के साथ मैंने उसे इंटीग्रेट करके एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बारे में बताया। लेकिन गॉस थ्योरम पढ़ने के बाद आप वही सारे एप्लीकेशंस बहुत ही बेसिक वे में कर पाओगे, बताऊंगा आगे चल के। तो गॉस का प्रमेय, और तीसरा है, तीसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी गॉस थ्योरम के आधारित एप्लीकेशन। मतलब यहां पे गॉस, गॉस के सिद्धांत, सिद्धांत वो भी किसके लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तीव्रता के लिए। तो
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम फर्दर चर्चा करने वाले हैं। तो ये पॉइंट है, हम देखते हैं कहां तक आज पहुंच पाते हैं। तो यार देखते हैं सबसे पहले विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का सीधा सा मतलब है विद्युत बल रेखाओं की संख्या। बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अब आप कहोगे कि सर पहले तो हमने चार्ज ही नहीं देखा है, हमने चार्ज देखा नहीं, आपने तो बता दिया चार्ज होता है, ये बॉडी चार्ज है, या फिर इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सर आपने बता दिया, लेकिन हमने प्रतीत नहीं किया, हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। वैसे भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मतलब सारी ये कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सपेरिमेंट लेके बताऊंगा, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी बात करेंगे। एक्सपीरियंशियल का मतलब ये है कि आप घर में वो एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है, उस पर मैं फोकस करूंगा। लेकिन यार पहले इस YouTube चैनल पे एक इतना कंटेंट आ जाए जिस कंटेंट को लेकर आप फर्दर स्टडी तो कर पाओ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पता है कि हमारा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। वो रिजल्ट हमारी थ्योरी से आएगा या फिर हमारे कॉन्सेप्ट से आएगा, उन कॉन्सेप्ट को हमें सीखना है। एक्सपीरियंशियल और एक्सपेरिमेंटल दोनों लर्निंग पे हम आगे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखाओं की संख्या, अब यार इसे मेजर कैसे किया जाए कि किससे किस आवेश से कितनी बल रेखाएं निकलती हैं। तो उसका ट्रेडिशनल तरीका क्या है? ट्रेडिशनल तरीका ये था कि यार जिस चार्ज के लिए आपको विद्युत बल रेखाओं की संख्या गणना करनी हो, आप उसको एक पाश में बंद कर दो, जिसको क्लोज लूप कह सकते हैं, है ना। बंद पाश में आप ड्रॉ कर दो, बंद कर दो। मान लेते हैं आपको इसको बंद करने के लिए ये एक 3 डायमेंशनल शेप का यूज किया, इसको बंद करने के लिए, मतलब एक ऐसा कुछ शेप, ठीक है, इमेजिनरी, है ना। ये एक इमेजिनरी शेप है, 3 डायमेंशनल शेप है, जिससे मैंने आवेश को एनक्लोज बंद कर दिया। आप कहोगे कि सर आपने इसी प्रकार के पाश से क्यों बंद किया? मैं तो कोई और शेप यूज करना चाहता था। तो आप कर सकते हो, कोई आकार से बस बंद करना है, आप इसको बंद कर लिया आपने, ठीक है। ट्रेडिशनल वे बता रहा हूं विद्युत बल रेखाओं की संख्या की गणना करने के लिए। फिर आप क्या सोच देखोगे कि यार अगर मैं पाश के इस यहां पे एक छोटा सा सरफेस कंसीडर करूं, बिल्कुल छोटा सा सरफेस, इतना स्मॉल कि यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, मान लेते हैं वो E1 है। कितनी बेटा? E1, यानी इस आवेश की वजह से यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कितनी होगी? मान लेते हैं E1 होगी, ठीक है। और आपको यह भी पता है कि इस आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकल भी रही होंगी। तो आप मुझे बताओ, क्या इस एरिया के साथ विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से निकल रही होंगी? कुछ इस प्रकार से ये बिल्कुल कोन जैसी संरचना बनेगी कि नहीं? अरे भाई आइसक्रीम खाओ, कोन वाली आइसक्रीम खाओ कि नहीं? तो आपको पता है आइसक्रीम, कोन वाली आइसक्रीम किस प्रकार की होती है? आप देखो इस प्रकार की होती है कि नहीं? ऊपर ऐसा, टॉप पे ऐसा राउंड राउंड, नीचे ऐसे ही लाइक दिस, है ना। ये एक सॉलिडिफाइड रीजन बन रहा है। इस एंगल को, ये वाली जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं बोल सकते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, या फिर आप बोलते हैं ठोस कोण। क्या कहते हैं? ठोस कोण, सॉलिड एंगल कहते हैं, है ना। ओके, क्लियर बेटा? ये कोण जैसी संरचना है, वहां से बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से ऐसे निकल रही होंगी कि नहीं? बिल्कुल निकल रही होंगी। तो अगर मैं सबसे पहले इस क्षेत्र से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं इसकी गणना करनी है, तो इसकी गणना के लिए जो ट्रेडिशनल तरीका था, वो तरीका क्या था? यदि आप यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस एरिया का गुणा कर दें, तो इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की गणना हो सकती है, हो सकती है। क्लियर? ये एरिया कितना है? ये स्मॉल एरिया, इस वजह से इसको ds से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इस वजह से वेक्टर दिशा कौन सी होगी? ये होगी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है, ठीक है।
तो यहां से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की गणना करनी है। तो अब सिंपल क्या करो, सिंपल आप एक काम करो, बस E का गुणा ds से कर दो। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप की क्वांटिटी है, वेक्टर सदिश। एरिया किस टाइप की क्वांटिटी है, सदिश, वो भी क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, और फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो एक सदिश अदिश राशि है, क्योंकि बेटा नंबर 1 2 3 10 15 50 इनमें केवल नंबर मतलब संख्या, संख्या तो अदिश होगी, उसकी दिशा तो कुछ होती नहीं है, तो ये अदिश राशि है। दो सदिश का गुणा करने पर अगर अदिश मिले तो इस गुणा को हम क्या कहते हैं, इस गुणा को हम डॉट गुणा कहते हैं। मतलब अगर यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का डॉट गुणा कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, यहां से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अरे मिल गया कि नहीं बेटा, मिल गया कि नहीं? ठीक है, तो क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी E1, एरिया कितना था ds, तो फ्लक्स मान लेते हैं d∅1। आपको कि सर ये कठिन सा लग रहा है, फिर आप क्या करो, आपको यहां पे एक छोटा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। फिर आप यहां से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की गणना करनी है, तो आपने फिर से कुछ इस टाइप का, यहां पे एरिया आपने बहुत स्मॉल माना डी, लेकिन यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो बेटा E2 है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की दूरी कुछ और है, यहां से लेके यहां तक की दूरी कुछ और है। आवेश एक ही है लेकिन दूरी अलग अलग होने की वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी कि नहीं, E2। तो यहां से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा बेटा, d∅2, और इसका मान कितना होगा, E2 डॉट ds होगा कि नहीं? ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, यानी E2 मॉड ds मॉड cos थीटा, ये भी एक्सपेंड करना तो आता है, a डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहां से हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, यहां से गुजरने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पता चल गया, कितनी फील्ड लाइंस यहां से गुजर रही हैं। ऐसे ही आपको छोटे 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 बहुत सारे एरिया कंसीडर करने पड़ेंगे, और आपको पता है कि सबका इस टाइप से अरेंजमेंट टोटल फ्लक्स के लिए, टोटल फ्लक्स के लिए यानी फाई टोटल, आपको d∅1 प्लस d∅2 प्लस d∅3 इस टाइप से सॉल्व करने पड़ेगा। मतलब E1 डॉट ds प्लस E2 डॉट ds प्लस E3 डॉट ds एंड सो ऑन। इस टाइप से आप टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं? मतलब ये ट्रेडिशनल तरीका बता रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करने का। ठीक है, क्लियर बेटा? चलो ठीक है, मतलब आपने सबसे पहले आवेश को एक पाश में बंद करना पड़ेगा, इमेजिनरी, इसका कोई शेप हमने डिफाइन तो नहीं किया, डेफिनेट तो नहीं है, निश्चित तो नहीं है, आपने अपने मन से बनाया, अपने मन से बनाया, तो इस प्रकार से हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स होता क्या है, ये बात आपको पता चल गई होगी। विद्युत बल रेखाओं की गणना करना, यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी किसी बंद पाश में, किसी बंद पाश में विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या, संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्लियर बेटा? आपको कि सर ये कठिन सा नहीं है यार कि छोटे छोटे टुकड़े मानोगे फिर आप कैलकुलेशन करोगे, यहां पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी, ये वाली दूरी पता होनी चाहिए, उसके लिए ये वाली दूरी पता होनी चाहिए, वो एरिया जो माना उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यार ये थोड़ा सा टफ है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसका एक सॉल्यूशन, एक तरीका और है आसान करने का, कि यार आपके पास जो चार्ज था बिंदु आवेश, आप बिंदु आवेश को उस टाइप की शेप से ड्रॉ ना करके, अगर क्लोज ना करके आपने इस प्रकार की शेप से बंद कर दिया, इस टाइप की शेप से बंद कर दिया। अगर आप इस टाइप की शेप से बंद करोगे और आप अगर इसमें स्मॉल सरफेस एरिया ds कंसीडर करोगे और यहां से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कैलकुलेट करना चाहोगे, तो यहां पे विद्युत बल क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ds। तो मुझे बताओ इस स्मॉल सरफेस एरिया के साथ, इस छोटे
क्रॉस सेक्शन रीजन, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्षेत्रफल से विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो आप सिंपल क्या करोगे, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ds, यानी जो आपने ये स्फीयर के अंदर बंद किया है, अगर आपने इस टाइप की शेप के अंदर भर दिया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो त्रिज्या भी होगी, रेडियस भी होगी। आवेश की वजह से यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? आवेश की वजह से यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, होगी कि नहीं? एक बिंदु आवेश की वजह से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है। मतलब यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता है, एरिया कितना है, ds। अगर मैं एक स्मॉल सरफेस एरिया यहां पे ds कंसीडर करता तो मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए यहां पे एरिया कितना कंसीडर करना पड़ता, ds। यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E, और E का मान यहां पे बेटा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर ही आता। अरे हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो बेटा, क्योंकि ये वाली दूरी बराबर है, आवेश दोनों के लिए बराबर है, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पे बराबर है। तो अगर मैं ऐसे छोटे छोटे अनगिनत छोटे छोटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लो तो सभी के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो गया, बराबर होता। तो टोटल फ्लक्स के लिए, तो फाई टोटल के लिए आप क्या करते, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस करते कि नहीं, 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर तक करते कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, क्योंकि ई तो कांस्टेंट है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो एरिया में सरफेस पे हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर है, तो ई तो कांस्टेंट हो गया मैग्नीट्यूड में। अगर मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर को आप बाहर कर सकते हो, ds 0 से लेके 4 पाई R स्क्वायर तक। आपको पता है ds को आप इंटीग्रेट करोगे, ऐसा आएगा, लिमिट प्लेस करोगे तो मुझे मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे बताओ क्या फाई टोटल का पता चल गया? अरे हाँ या ना बोलो। आपको सर ये आसान तरीका था यार, ये तरीका आसान था। मतलब यहां पे फ्लक्स कैलकुलेट करना कितना आसान है। यहां पे छोटे छोटे टुकड़ों के लिए मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन यहां पे तो सर आपने बड़ा आसान कर दिया, आसान कर दिया, है ना? तो यहां पे आपको समझ क्या आया, मतलब ऐसा क्या लगा जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये आसान हो गया? आपके दिमाग में तुरंत ये बात क्लिक करनी चाहिए कि सर अगर मैं किसी आवेश के लिए ऐसा क्षेत्र ड्रॉ कर लूं जहां पे सतह पे हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो, और अगर मुझे उस सरफेस एरिया का पता हो, उसका क्षेत्रफल का पता हो, तो मैं आराम से विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट कर पाऊंगा। यह भी ट्रेडिशनल तरीका है। तो बिंदु आवेश की वजह से तो मुझे क्षेत्र का पता था, बिंदु आवेश की वजह से मुझे क्षेत्र का पता था कि मुझे किस टाइप का क्षेत्र बनाना चाहिए जिससे क्षेत्र के हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो। मैंने पहले ऐसा बनाया था, यह भी तरीका गलत नहीं है, लेकिन मैंने जो क्षेत्र बनाया था उससे मैंने कॉम्प्लिकेसी अपनी बढ़ा ली थी। लेकिन जब मैं इस टाइप का क्षेत्र बना रहा हूं तो मेरे लिए आसान होगी वो चीजें। मतलब मेरे मन में एक बात आई कि अगर मैं किसी आवेश के लिए ऐसा क्षेत्र बना पाऊं जिसपे हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, तब मैं आसानी से विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट कर पाऊंगा। अरे कर पाऊंगा कि नहीं? बिल्कुल कर पाऊंगा, देखो आसानी से कैलकुलेट कर लिया। यानी अगर आपसे पूछा जाए हाउ मच फ्लक्स, यानी कितनी विद्युत बल रेखाएं इस आवेश के साथ एसोसिएटेड है या फिर इस क्षेत्रफल के साथ एसोसिएटेड है, तो आप बोल सकते हो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q का मान आपको पता होगा, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होता ही है। आप वैल्यू प्लेस करोगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, विद्युत बल रेखाओं की संख्या आसानी से आप कैलकुलेट कर पाओगे। क्या आप हर जगह ऐसा क्षेत्र बना पाओगे? एक बार चेक करते हैं। मान लेते हैं मैंने एक आवेश लिया Q1, क्या लिया? एक आवेश लिया Q1, एक आवेश लिया Q2 और एक आवेश लिया Q3, ऐसे लिया। मैंने कहा इन आवेशों के साथ, ये जो आवेश यहां पे रखे हैं, इन आवेशों के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है? तो आप कहोगे सर
मैं अभी जस्ट आपने मुझे सिखाया ऐसा गोला बना लो ना, तो चलो मैं इनको बंद करने के लिए गोला बना देता। लेकिन जो मैंने गोला बनाया, स्फीयर बनाया, क्या स्फीयर की सतह पर हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है? तो मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे एक स्मॉल सरफेस रीजन कंसीडर करूं, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मुझे उसका सदिश या फिर आप बोल सकते हो सदिश जोड़ करना पड़ेगा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करने के लिए। करना पड़ेगा कि नहीं? फिर आपने यानी पहला सतह माना, फिर आप एक दूसरा सतह मान लो यहां पर। मुझे बताओ, यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह 1 और सतह 2, यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई E1। मुझे बताओ, क्या जरूरी है यहां पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही आएगी? अरे नहीं ना बेटा, बेटा क्योंकि इसकी वजह से दूरी, इसकी वजह से दूरी, इसकी वजह से दूरी भिन्न है, इसकी वजह से ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी भिन्न है, तो हो सकता है कि वो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर ना हो। तो जो मैंने ये स्मॉल सरफेसेस कंसीडर किए 1 और 2, यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी? E2। तो आपको पता है E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो भी सकता है E2 के बराबर, और नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन। जरूरी नहीं कि जो यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो वो यहां पे हो, तो इसका मतलब हम यहां पे सर्टेन नहीं, यानी हम कॉन्फिडेंटली ये बात नहीं कर सकते कि सतह पे हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। इसका मतलब जो ये मैंने सरफेस बनाया है या फिर बंद पाश बनाया है, उसके सतह पे हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है या नहीं है, ये बात का हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि सतह पे हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान नहीं है। ठीक है? तो इसका मतलब मैं इन आवेशों के लिए ऐसा क्षेत्र क्या ड्रॉ कर पाऊंगा जिसकी हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो? क्या मैन्युअली आपके लिए पॉसिबल है ऐसा क्षेत्र बनाना? नहीं, बहुत मुश्किल है। तो आप कहोगे सर फिर से कॉम्प्लिकेसी आपने बता दी। अभी तो कहते थे कि सर एक ऐसा क्षेत्र बना लो जिसके हर जगह पे, सतह पे हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो, लेकिन आपने अभी बनाया लेकिन वहां पे तो समान नहीं है। तो मैं कहूंगा प्रॉब्लम तो यही है ना यार। यहां पे एक सिंपल सा पॉइंट यहां पे लिखेंगे कि हम ऐसा क्षेत्र नहीं बना पा रहे, या फिर हम मैन्युअली मैन्युअली ऐसा बंद क्षेत्र, ऐसा ऐसा मैन्युअली ऐसा बंद क्षेत्र नहीं बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, जिसपे हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो। ऐसा हम जरूरी नहीं कि बना पाए। देखो मैंने एक बिंदु आवेश के लिए बना भी लिया था, तो मैं कुछ जगह तो जानता हूं जहां पे मैं एक ऐसा क्षेत्र बना पाऊंगा, लेकिन मैं हर जगह ऐसा क्षेत्र नहीं बना पाऊंगा जिसके हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होता है। ऐसा क्षेत्र मैं हर जगह नहीं बना पाऊंगा। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई है कि मैं वहां पे विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर पाया करूंगा जहां पे असमान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है? क्लियर? आगे चल के इसका रेजोल्यूशन है, इसका रिजल्ट हमारे पास है। ठीक है? और भी तरीके, अगर बाई चांस आपके पास ये एक रीजन है, एक रीजन है और इससे विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से गुजर रही, कुछ इस प्रकार से गुजर रही। आप कहोगे सर ये विद्युत बल रेखाएं आ कहां रही होंगी? मतलब कहीं ना कहीं एक धन आवेश ऐसे रखा होगा, इस धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से गुजर रही होंगी। क्लियर? इस प्रकार से गुजर रही होंगी। क्लियर है बच्चों? एक धनावेश रखा होगा, तभी तो भाई विद्युत बल रेखाएं अपने आप तो ऑटोमेटिकली तो प्रोड्यूस होंगी नहीं, कहीं ना कहीं कोई आवेश रखा होगा।
अब कहोगे सर ये जो लाइन है ना वो पैरेलल है, समांतर है। समांतर है पहली बात। तो दूसरी बात, इनके बीच में जो गैप है ना वो एक समान है। गैप जो है इनके बीच में वो एक समान है। और अगर ऐसा है इसका मतलब ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। कैसा बेटा? एक समान विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र मतलब यहां पे अगर इस सरफेस रीजन की बात की जाए तो हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी? ई। एरिया कितना है? एरिया है इसका। क्षेत्रफल कितना है? ए। तो यहां पे फ्लक्स कैलकुलेट करना फिर से मुश्किल नहीं होगा। यहां पे फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपल ई का गुणा ए के साथ कर दिया जाएगा और एक्सपेंड करना है तो ई ए कॉस थीटा। मतलब फिर से मुश्किल खत्म आपकी। तो एक बात रिपीट हो रही, बार बार आपके पास एक बात निकल के आ रही है कि जहां पे भी मुझे एक समान विद्युत क्षेत्र मिल जाया करेगा वहां पे मेरे लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। क्लियर? मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा अगर मुझे एक समान क्षेत्र मिल जाए। एक समान क्षेत्र बल रेखाओं की संख्या गणना करना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं। ठीक है? अगर यही एक एंगल पे आधारित होता, मतलब आपको पता है कि क्षेत्र किधर की तरफ होता, क्षेत्र आपके पास ये है, इमेजिनरी क्षेत्र इधर की तरफ, एरिया की डायरेक्शन ये, विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से जा रही हैं, लेकिन है कैसी? एक समान है, एक समान विद्युत। तो आपको पता है ये एंगल बन रहा है। फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपल ई ए कॉस थीटा लगा दो, आपको फ्लक्स का पता चल जाएगा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं हो रही है, लेकिन असमान क्षेत्र में मुझे मुश्किल हो रही है। क्लियर? ठीक है। उसके अलावा अगर मैं फ्लक्स मैक्सिमम की बात करता हूं, मैक्सिमम की बात करता हूं, तो मुझे बताओ ये कॉस थीटा, ये जनरल फॉर्मूला है, तो जो थीटा है उसका मान कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है? जब थीटा 0 डिग्री है, यानी ई और ई समांतर होना चाहिए ए के। ई वेक्टर किसके समांतर होना चाहिए? ए के। और अगर cos थीटा का मान 0 डिग्री है तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? फाई ई का मान कितना होगा? फाई का मान होगा ई इंटू ए। ये फाई ई का मान है, वो भी मैक्सिमा कंडीशन। अगर मैं मिनिमा की कंडीशन बोलूं, यानी फाई मिनिमम की बात करूं, तो फाई मिनिमम के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब यह हुआ कि यार अब आपके पास ई जो है वो परपेंडिकुलर टू द ए है, और उस केस में फाई ई का मान कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। इस कंडीशन को अप्रोच करते हैं डायग्राम में। ये आपके पास क्षेत्र है, इसकी डायरेक्शन ये है, और विद्युत बल रेखाएं भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो आप देख पा रहे हो कि विद्युत बल रेखाएं जिस दिशा में है उसी दिशा में एरिया है, तो यहां पे फ्लक्स इसके साथ एसोसिएटेड कितना होगा? मैक्सिमम। वहीं पे क्षेत्र आपके पास जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर है, विद्युत बल रेखाएं किधर की तरफ जा रही हैं? विद्युत बल रेखाएं इधर की तरफ जा रही हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं how much field lines associated with this area of cross section, the answer should be 0 because of area of cross section बाहर की तरफ है, विद्युत बल रेखाएं इधर की तरफ जा रही है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो फाई ई मैक्सिमम कंडीशन क्या है, मिनिमम कंडीशन क्या है, किसी एंगल पे कंडीशन क्या है, कहां कहां मेरे लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है, वो सारी बातें हमने यहां पे कर ली है फ्लक्स को लेकर। क्लियर बेटा? फ्लक्स को लेकर हमने सारी बातें यहां पे कर ली। तो आप कहोगे सर यहां पे बड़ा कंफ्यूजन सा है, अगर मैं मैन्युअली सॉल्व करने जाता हूं फ्लक्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर विद्युत बल रेखाओं की संख्या, तो मेरे लिए मुश्किल आ रही है। सर इसको आसान करने का कोई तरीका है? बिल्कुल है बेटा, उसी तरीके को मैं डिस्कस करूंगा। आप सेकेंड पॉइंट, दैट इज गॉस थ्योरम। क्या बेटा? गॉस थ्योरम। यानी नेक्स्ट हमें सीखना है गॉस का प्रमेय। इस प्रमेय ने, गॉस थ्योरम कहते हैं इसे, इस प्रमेय ने इस बात को आसान कर दिया कि यार आपको
जो आप क्षेत्र बना रहे थे उसकी मैं इंडिपेंडेंसी क्रिएट करता हूं, इंडिपेंडेंसी ऑफ क्लोज सरफेस रीजन। मतलब इंडिपेंडेंट कर देता हूं, आप क्षेत्र बना पा रहे हो ऐसा कि नहीं, वो उसकी बात ही खत्म कर देते। गॉस ने इस पे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, बैकएंड पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात एक रिजल्ट उन्होंने दे दिया। उन्होंने क्या कहा, स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या कहा, द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी ऑफ द क्लोज सरफेस रीजन, यानी किसी भी बंद पाश से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, अंदर रखे आवेश से 1/ε0 गुना होंगी। उन्होंने ये स्टेटमेंट डिक्लेयर कर दिया, 1/ε0 टाइम्स गुना होंगी। आवेश से अंदर रखे आवेश से 1/ε0 टाइम्स गुना होंगी। ये उन्होंने बात एक्सपेरिमेंट में यानी उन्होंने बैकएंड पे इस पे रिसर्च की होगी। रिसर्च करने के बाद ये एक स्टेटमेंट दे दिया। कैसा स्टेटमेंट था? उन्होंने कहा कि आप क्षेत्र कैसा बना रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक चार्ज Q है, मुझे इसे एनक्लोज करना है, तो आप कहोगे, गॉस ने कहा जो मर्जी मन करे उस प्रकार के क्षेत्र से इसे बंद कर दो। तो ऐसे करके बंद कर दिया, लो मैं बंद कर दिया। इन्होंने कहा कैसे भी क्षेत्र से बंद करो, इस क्षेत्र के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स हमेशा अंदर रखे आवेश से 1/ε0 गुना होगा, यानी फ्लक्स इतना होगा। अंदर रखा आवेश है, यानी आंसर कितना हो जाएगा, Q/ε0। मतलब अपने क्षेत्र कैसा बनाया है इससे कोई मतलब नहीं है, अंदर कितना आवेश रखा है इस बात से मतलब है। और 1/ε0 टाइम का गुणा कर दो, रिजल्ट बन गया। मतलब अगर आपसे पूछा जाए इस बंद पाश के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, आपका आंसर देना है Q/ε0। आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अरे समझे कि नहीं भैया, समझ आया कि नहीं बेटा? ये बिल्कुल आसान है। आपको सर अच्छा फिर इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा? अरे अभी बोले ना आपसे कि कैसा बनाया उससे कोई मतलब नहीं, आंसर Q/ε0 टाइम्स होगा। इसमें आंसर बताओ क्या होगा? इस बंद पास से फ्लक्स एसोसिएटेड कितना होगा? अरे अंदर रखे आवेश से 1/ε0 टाइम्स गुणा होगा। मतलब आंसर कितना हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3/ε0। द आंसर इज दिस। क्लियर बेट? ये आंसर आ गया। कोई भी मुश्किल बात यहां पे नहीं मैंने डिस्कस की। क्लियर बेटे? ये इसका आंसर। डन? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मतलब यार सर आपने तो बिल्कुल आसान सी बात बता दी। अब तो मैं फ्लक्स यू चुटकियों में कैलकुलेट कर लिया करूंगा। मैं कहूंगा ठीक है करो, Q1 Q2 Q3 मैं डिफरेंट पाश बना देता हूं। एक पाश मैंने ये बना दिया, एक पाश मैंने ये बना दिया, एक पाश मैंने ये बना दिया। ये मेरे पास सरफेस एरिया इसका S1 है, इसका S2 है और इसका S3 है। तो चलो मुझे बताओ बच्चों कि फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S1 सरफेस एरिया, द आंसर इज S1 के अंदर चार्जेस कितने, Q1 और Q2, यानी S1 के साथ विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या आंसर इज Q1 + Q2/ε0। अंदर रखा चार्ज हमें पता है, बस रिजल्ट बना दूंगा। दूसरा, S2 के साथ
H2 के साथ, आंसर इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 तीनों आवेश रखे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी मैंने सरफेस एरिया डिपेंडेंसी खत्म कर दी। आपको सर कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। अरे भाई कैलकुलेशन करके तो गॉस ने दे दिया आपको, अब आपको सोचने का जरूरत नहीं ना यार। अगर मैं बोलूं S3 के साथ, S3 के साथ, अब S3 के अंदर आवेश कितना है, केवल Q2, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास रिजल्ट बनते चले जाए। यानी फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान कर दिया। अब आपको वो जो जनरल ट्रेडिशनल मेथड था फ्लक्स कैलकुलेट करने का, वो तरीका फॉलो करना का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट रिजल्ट ऐसे बना सकते हो। क्लियर है? ये बात समझ आई कि नहीं? समझ आ गई होगी, ठीक है। आप कहोगे सर इस बात को प्रूव करके बताओ। मैं नहीं मान रहा, ये तो कोई भी कह के चले जाएगा, क्या सच में ऐसा होता है? मैं कहूंगा बिल्कुल सच में ऐसा होता है, इस बात को प्रूव करो, ठीक है। चलो, तो मैं गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम यानी गॉस प्रमेय की प्रूविंग, या फिर आप बोल सकते हो सत्यता की जांच। क्या? सत्यता की जांच करके देखते हैं कि यार जो गॉस ने कहा क्या वो बात सही है। तो गॉस के स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड से रिजल्ट आ गया और वो गॉस के रिजल्ट के बराबर हुआ तो मैं मान लूंगा, ठीक है। अच्छा, तो गॉस प्रमेय की सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर मैं एक बिंदु आवेश Q है, इसकी वजह से मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो आप कहोगे सर अगर ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना है तो एक ऐसा क्षेत्र बनाओ जिसके सतह पे हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो, ऐसा करो। और अगर गॉस के नियम से इसे प्रूव करना है तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, यानी अगर मैं आप सिंपल पूछूं, अकॉर्डिंग यानी अनुसार, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, यानी अगर हम गॉस के नियम के आधार पे या फिर गॉस की थ्योरम के आधार पे अनुसार चेक करें, तो मुझे बताओ यहां पे रिजल्ट कितना आना चाहिए फ्लक्स का। फ्लक्स का रिजल्ट आना चाहिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिना किसी कैलकुलेशन के आना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो ना बच्चों, अरे बोलो ना बच्चों, अरे हाँ या ना, आना चाहिए कि नहीं? यानी अगर मैं गॉस के आधार पर देखूं तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। अब मैं ट्रेडिशनल मेथड यूज करता हूं। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते थे, क्या करते थे बेटा, सबसे क्षेत्र पे एक छोटा सा रीजन कंसीडर करते थे, उससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या निकालते थे सबसे पहले। तो यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E, है ना, होगी, और क्षेत्र कितना है? ds। अगर यही क्षेत्र में यहां पे मानूंगा तो वहां पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E। तो आपको पता है इसके क्षेत्र पे हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का जनरल तरीका यानी फ्लक्स इज इक्वल टू, आप इंटीग्रेशन ऑफ ई ds कर सकते हो। E का मान कितना है? अगर मैं आपसे पूछूं, ये दूरी मान लेते हैं R, ये मान दूरी R, तो मेरे पास यहां पे E का मान जो आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर ऑफ ds। ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। कांस्टेंट पार्ट को आप बाहर निकाल लो, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर आपने बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ ds 0 से लेके 4 पाई R स्क्वायर तक, क्योंकि आपको पता है सरफेस एरिया कितना है 4 पाई। क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड से जब मैं सॉल्यूशन लूंगा तो मैं इस प्रकार से लूंगा कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो बेटा, यही तो मेथड है मेरे पास। तो रिजल्ट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी ट्रेडिशनल तरीके से भी फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है कि गॉस थ्योरम के अनुसार भी रिजल्ट कितना आ रहा है? उतना ही आ रहा है। तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि नहीं? तो गॉस के प्रमेय की सत्यता चेक करनी है तो अब बिंदु आवेश, क्योंकि जहां पे आप ट्रेडिशनल मेथड यूज कर सकते हो वही तो करोगे ना। आपको सर नहीं, मैं नहीं मानता, मैं तो इसको ना एक नॉन यूनिफॉर्म सरफेस बनाना चाहता हूं। तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म या फिर असमान क्षेत्र अगर आपने बनाया तो आपने मैन्युअली धीरे धीरे करके सारा रिजल्ट जब चेक करोगे तो गारंटेड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ही आएगा, ठीक है। तो गॉस स्टेटमेंट हमेशा क्या होता है बेटा? गॉस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फ्लक्स हमेशा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर
ही होता, चाहे आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करें या फिर जनरल गॉस थ्योरम से सॉल्व करें, आपके पास रिजल्ट हमेशा उतना ही आएगा। क्लियर है बेटा? इसकी हमने प्रूविंग कर दी, स्टेटमेंट हमें पता चल गया, जो मेथड हमें समझना था, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, वो भी हमने कर लिया है। ठीक है, तो गॉस का प्रमेय कुछ इस प्रकार से। अब इसका रोल आपको मिलेगा बेटा। वैसे तो गॉस थ्योरम बनाया गया या फिर इस पे स्टडी इस वजह से किया गया कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट कर पाए, लेकिन इसका आगे हमें यूज और मिल गया। वो क्या यूज था, एक बार हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, वो चर्चा क्या है देखते हैं। वो चर्चा है बेटा किस पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी गॉस का प्रमेय पे आधारित कुछ एप्लीकेशन करेंगे। जैसे अगर आपको पता है रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा ट्रेडिशनल तरीके से जब मैंने इसे सॉल्व किया था, आपको याद होगा बेटा 3 स्क्रीन भर गई थी, तब हम रिजल्ट कैलकुलेट कर पाए थे। तो ये एप्लीकेशन भी हम गॉस थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां से गॉस थ्योरम प्रूव भी हो जाएगी और हमें क्षेत्र की तीव्रता का भी पता चल जाएगा। दूसरा कॉस, आवेशित पटल, आवेशित पटल, वो भी मोटी और पतली, दो पटल है। आवेशित पटल, मोटी पटल होगी तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, पतली पटल होगी तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तीसरा, आवेशित गोलीय चालक, इसमें भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमें करनी है। चौथा, आवेशित नॉन कंडक्टिंग या फिर गोलीय कुचालक, इसके केस में भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मतलब एक एप्लीकेशन हम ये कर रहे होंगे, दूसरा एप्लीकेशन ये, तीसरा एप्लीकेशन ये, चौथा एप्लीकेशन ये, 4 एप्लीकेशन ये होंगे। और बेटा कहीं ना कहीं मैं इसमें गॉस थ्योरम का ही यूज कर रहा हूंगा। तो बेटा शायद गॉस थ्योरम या फिर विद्युत फ्लक्स आपको सही से समझ आ गया होगा। मेरा जो एनालिसिस आज का था, जो स्टडी मैं आपको देना चाहता था, वो शायद आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे गॉस के सिद्धांत पर आधारित विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे इन छोटे छोटे लेक्चर्स में छोटे छोटे से टर्म्स समझाता रहूंगा। दूसरी बात, ये सारी चीजें एक साथ धीरे धीरे करके मैं एक्सपेरिमेंटल भी आपके सामने लेके आऊंगा, बहुत जल्दी लेके आऊंगा। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग सभी बेसब्री से जो इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार को मैं एक साथ फुलफिल करूंगा। तो यार वेट करते रहिए, क्योंकि एनर्जी मेंटेन बनी रहेगी। तब तक मैं इस चैनल पे हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत सारा कंटेंट डिलीवर कर देता हूं। तो आज के सेक्शन में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।